चंपा गांव में ही रहा करती थी। उसका इकलौता बेटा बाहर विदेश चला गया था पढ़ने के लिए। तब से कोई भी कभी भी मिलने के लिए उसे फुर्सत ही नहीं मिला और ना एक कॉल ही किया। लेकिन आज बरसों बाद जैसे ही उसके पिताजी की देहांत हुई, उसके कुछ महीनों के बाद वो अपनी माँ से बात किया। माँ, मैं आ रहा हूँ आपको लेने। आप गांव में अकेला क्या कीजिएगा। चंपा आज बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। पूरे गांव में ढिंढोरा पीट रही थी कि मेरा बेटा बरसों बाद आ रहा है। गांव वाले समझा रहे थे चंपा को कि तुम्हारा बेटा इतने सालों बाद आखिर क्यों आ रहा है। तुम्हारी कहीं धन संपदा लेने तो नहीं आ रहा है। बाप के जीते जी तो आया नहीं, जैसे ही बाप की देहांत हुई तो तुम्हें लेने आ रहा है। कहीं देखना वह तुम्हारा बेटा ही है या कोई बहुरूपिया है, या हो सकता है तुम्हारे बेटे के मन में कहीं लालच तो नहीं आ रहा है। लेकिन बेटे के प्यार में अंधी चंपा को यह सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह गांव वालों को और डांट रही थी, नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा कैसे हो सकता है। बेचारा विदेश में अकेले रह रहा था, उसे पढ़ाई लिखाई करके जॉब भी तो करनी थी। ये सब के चक्कर में वह माँ बाप से मिलना भूल गया था। आज उसे बरसों बाद माँ बाप की याद आई तो वह मेरे पास कॉल किया है और उसे कहीं से पता चला कि पिताजी के देहांत हो गया है, इसलिए मुझे अकेला गाँव में नहीं छोड़ना चाहता है। मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तो मुझे गांव से लेने आ रहा है। मैं अपने पास ले जाएगा, विदेश में ही मैं अब रहूंगी। चंपा लगभग 70 साल की महिला थी। वह बुजुर्ग हो गई थी। उसका बेटा विदेश में ही रहकर पढ़ाई लिखाई करते हुए शादी ब्याह भी कर लिया था। उसके बाल बच्चे भी, परिवार भी हो गया था। लेकिन यह बात चंपा को नहीं पता था। अब जाके पता चला था कि मेरा बेटा को जॉब लग गया है और वह अपनी दुल्हनिया भी ले आया है। लेकिन फिर भी चंपा खुश थी कि चलो बेटा आ तो रहा है, कम से कम इकलौता बेटा था। चंपा के भी पास कोई चीज की कमी नहीं थी। उसका गांव में बहुत ही बड़ा जमीन जायदाद था और खेत खलिहान थे। वह गरीबों को बहुत मदद किया करती थी। गांव वाले उसको बहुत मान सम्मान दिया करते थे, इसीलिए अपना समझ के उसे समझा रहे थे। लेकिन चंपा को बुरा लग रहा था कि उसके बेटे के बारे में कोई अनाप शनाप क्यों आखिर बोल सकता है। गांव वाले एक दूसरे से भी बातें कर रहे थे कि देखना कहीं चंपा को उसका बेटा चूना न लगा के चला जाए। फिर भी गांव वाले जानते थे कि चंपा बहुत ही अच्छी दिल की है। वह अपने बेटे के मुंह में बहुत सालों तक रह नहीं बेटा आया है, इसलिए वह मुंह में पड़ गई है। उसको अपने बेटे की सच्चाई नहीं पता है। यह हो सकता है भगवान वैसा ही करे जैसा चंपा सोच रही है। उसका बेटा सचमुच उससे बहुत प्यार करता हो और किसी कारणवश ना आया पाया हो और अब जाकर लिया लाए। बस चंपा खुश रहे, यही गांव वाले भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, विनती कर रहे थे। 3 से 4 दिन बीत गए। आज चंपा के बेटे रवि का आना था। रवि का इंतजार कर रही थी चंपा। घर को बहुत ही सजा धजा कर रखा था क्योंकि बरसों बाद बेटा जो आ रहा था और उसके पसंद के बचपन में जो जो उसका बेटा खाता था वह सब खाना व्यंजन बना कर रखा था। मोतीचूर की मिठाई भी जो बहुत ही पसंद था रवि को बचपन में। आज रवि आने वाला था। चंपा चौखट पर ही राह निहार रही थी। कुछ ही समय के बाद एक नौजवान हट्टा कट्ठा लंबा चौड़ा व्यक्ति आते हुए नजर आया। चंपा दूर से ही देखी तो उसकी आंखों से उसे पहचान गई और फिर क्या था, दौड़ी दौड़ी चंपा उसके पास गई। रवि भी दौड़ते हुए अपने माँ के गले लग गया और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। चंपा खुश हो गई, उसे बहुत ही निहार रही थी क्योंकि उसका बेटा आ रहा था। थोड़ा थोड़ा तो चेंजिंग हो ही गया था। फिर क्या था, अपने बेटे को अंदर लेकर गई और उसे बहुत अच्छे से हाथ पैर धुआकर उसे फर्श पर बहुत अच्छे से पीढ़ा देकर बैठाई। फिर उसके पसंद का भोजन करवाई। बहुत ही कुछ सारे भोजन में था। वो बहुत सारा भोजन करके देखकर बहुत ही खुश हो गया था। उसके पसंद का था, लेकिन अब बचपन का बात चला गया था। वह अब वह सब पसंद नहीं ज्यादा करता था। ज्यादा उसे बाहर का ही खाना पसंद था। लेकिन माँ के हाथों का बरसों बाद खा रहा था तो उसे बहुत ही खाना पसंद आया। माँ बेटे दोनों साथ में खाए भोजन और फिर उसके बाद बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान ही रवि बोला, माँ मैं तो अब आपके साथ विदेश आपको लेकर चलने वाला हूँ, इसलिए आप पूरी तैयारियां कर लीजिए। और फिर क्या था, माँ बोली कि ठीक है बेटा, मैं तो पूरी तैयारियां कर लेता हूँ, तुम इसकी चिंता मत करो। अब तो हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तुम्हारे साथ अब रहने की मुझे आदत डालनी पड़ेगी। इतने सालों तक तुम यहाँ पर मेरे साथ नहीं थे। मैं बहुत ही उदास हो गई थी। सभी गाँव वाले कहते थे कि तुम्हारा बेटा भाग गया है, अब कोई कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए तो सब तो ये भी कहते थे
कि 2 संतानें होने जरूरी थी, एक भाग गया तो कम से कम एक तो रहता। लेकिन तुम्हारे पिताजी को तो जानते ही थे, उस समय इनकम उतना नहीं हो पाता था, पैसा नहीं था, और तुम्हारी पढ़ाई बहुत ही अच्छी सी करवाना चाहते थे, जो करवाना चाहते थे, इसलिए एक ही संतान रखे और तुम्हें पढ़ाई लिखाई में कोई भी कमी नहीं होने दिए। तुम विदेश चल गए, फिर भी पिताजी मेहनत करते हुए रह गए और तुम्हें पैसे भेजते रह गए। जब तुम्हारे पिताजी का देहांत हुआ तब भी तुम नहीं आए उनसे मिलने। तुम बोले कि मुझे और भी जॉब में कुछ काम है, मुझे मीटिंग करनी है। मैं शांत हो गया, लेकिन तुम आ जाए हो तो मैं खुश हूँ। गाँव वाले तो कह रहे हैं कि तुम भाग जाओगे, फिर से मुझे भी छोड़ दोगे। बेटा, अब मुझे छोड़कर मत जाना। फिर क्या था, रवि सांत्वना दिया और माँ को बोला, माँ ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हम विदेश से यहाँ गांव नहीं आने वाले हैं, इसलिए इतने सारे जमीन जायदाद खेत खलिहान को अब बेचना पड़ेगा, क्योंकि अब फिर से हम यहाँ नहीं आने वाले हैं माँ। वैसे भी अब हमारे बाद यहाँ पर कौन रहने वाला है हमारा, जो यहाँ के जमीन जायदाद पर ध्यान देगा। कोई अच्छा सा आदमी देखकर सारे बेच दीजिए। इस पर चंपा बोलती है, बेटा आज तक तो गुजारा इसी से हो पाया है और तुम कह रहे हो बेचने के लिए। अगर मैं बेच दूंगा तो मेरी आत्मा तो यहीं रहेगी, और वैसे भी हम विदेश में जरूर रहेंगे। अरे जब तक हम सोच रहे जिंदा है तब तक नहीं बेचे। रवि लेकिन बहुत माँ को समझाया और समझा बुझाकर माँ को तैयार कर लिया। अगले दिन फिर चंपा गांव में ऐलान कर दी कि मैं अपने जमीन जायदाद बेचने वाली हूँ। फिर क्या था, एक वही गांव का बहुत अच्छा आदमी था, उसके पास नए नए पैसे आए थे, इसलिए चंपा का सारा जमीन जायदाद खेत खलिहान लेने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन ही पेपर बनवाई गई और फिर चंपा सिग्नेचर कर दी। फिर क्या था, दूसरे दिन ही चंपा सारे पैसे और गहने गिट्ठों कपड़े लत्ते लेकर सब जमा कर ली। उस पर चंपा का बेटा रवि बोला, माँ गहने गिट्ठे और कपड़े पैसे अलग अलग रखो, पैसे और गहने गिट्ठों मुझे दे दो, मैं अपने इस बड़े से बक्से में रख लेता हूँ, क्योंकि रास्ते में चोर उचक्के मिल गए तो लेकर भाग जाएंगे। इस बड़े बक्से को तो उठा नहीं पाएंगे, नहीं भाग पाएंगे जल्दी, और कपड़े लाते एक तरफ रख लो, इससे अच्छा रहेगा। क्या था, फिर चंपा भी अपने बेटे की बात मान गई। वैसे भी माँ तो बेटे के बात पर विश्वास करती ही करती थी। फिर क्या था, अगले दिन ही जाने के लिए वे दोनों का टिकट हो गया। हवाई अड्डे पर दोनों माँ बेटे पहुँचे। हवाई अड्डे पर पहुँचने के बाद माँ को रवि बहुत अच्छे से नाश्ता करवाया, उसे पानी का बोतल लेकर दिया और बोला, माँ तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं अंदर जाकर टिकट काउंट करवा कर आ रहा हूँ। फिर क्या था, रवि वहाँ से चला गया, लेकिन रवि गया तो अपना सारा सामान और बड़ा सा बक्सा भी लेकर चला गया, और उस सब चंपा यह सब बातों पर ध्यान नहीं दी, सिर्फ वहाँ पर चंपा का कपड़ा ही था। फिर क्या था, रवि वहाँ से सीधे विदेश चला गया। कुछ घंटे हो गए, चंपा इंतजार करते रह गई, लेकिन सोची कि शायद हो सकता है भीड़ होगा। फिर क्या था, फिर और कुछ समय हो गए। जब ज्यादा समय हो गए तो चंपा अंदर गई हवाई अड्डे की तरफ प्लेटफॉर्म पर। फिर कही कि भाई साहब, यहाँ पर मेरा बेटा भी टिकट काउंट करवाने आया था, वो अभी तक नहीं आया है। वहाँ पर जो टिकट काउंटिंग कर रहे थे वे पूछे, क्या नाम था? चंपा बोली, रवि। रवि के नाम से तो 2-3 घंटा पहले ही फ्लाइट चल बसी है और रवि चला गया है। चंपा के विश्वास ही नहीं हो रहा था। टिकट काउंटर वाला बोल रहा था, अम्मा जी आपका बेटा आपको चुना लगा के तो नहीं भाग गया? ऐसे आप कहाँ जा रहे थे? चंपा बोली कि मैं तो विदेश जा रहा था, मेरा बेटा जो विदेश से बरसों बाद आया था, वैसे तो बीच में बातचीत नहीं करता था, और आया तो मुझे ले जाने के लिए बात किया। मैं भी तो यहाँ अकेले गाँव में ही रह रही थी और मैं भी खुश हो गई। मुझे लगा कि चलो ठीक है, और मेरा सारा जमीन जायदाद गहना गिट्ठो भी अपने साथ ही अपने बड़े बक्से में रखा था, उसका बड़ा बक्सा भी नहीं है। उस पर टिकट काउंटर वाला बोला कि अम्मा जी आपका बेटा आप ही को चूना लगा कर चला गया, वो बरसों बाद विदेश से आया था, कहीं वो आप ही का बेटा था या दूसरा कोई और था? चंपा बोली, नहीं वो तो मेरा ही बेटा था। इस पर बोला, माँ जी आपका बेटा बदल गया है, वो अपने लालच में आकर आपका सारा सामान गहना गिट्ठू सब लेके चला गया, अब आप घर जाइए। इस पर चंपा रोने लगी और बोली, मैं घर, कौन सा घर में जाऊँ? मेरा बेटा तो घर भी बेचवा दिया है, मैं कैसे जाऊँ? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। टिकट काउंटर वाले कुछ पैसे उसको दिए और बोले, अम्मा जी यहाँ से आप बस पकड़ के अपने गांव चल जाइए, गांव वाले कुछ न कुछ आपकी मदद जरूर करेंगे, या कहीं से कुछ भी तो हो ही जाएगा। फिर क्या था, अम्मा वहाँ पर बहुत देर थोड़ा और इंतजार की, उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन शाम होने वाली थी, इसलिए वह फिर धीरे धीरे बस अड्डे पर गई और अपने धीरे धीरे गांव पहुंची। और भर रास्ते सोचने लगी कि आखिर मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वह मुझे धोखा देकर क्यों चला गया। फिर क्या था,
गांव पहुंचकर वे अपने घर के सामने चबूतरे पर बैठ गई, क्योंकि घर तो अब उसका था नहीं, वो बिक गया था। गांव का ही आदमी लिया था, लेकिन वह गांव का आदमी अभी भी इस घर पे ताला लगाकर अपने ही घर में रह रहा था। वह घर तो ऐसे ही लिया हुआ था। शाम तक वक्त बीतते बीतते अब रात होने वाली थी कि पता नहीं उस घर का ही जो घर लिया हुआ था, उस घर का एक आदमी आता है और अम्मा को देखकर बोलता है, अम्मा तुम अभी तक यहीं हो? तुम तो अपने बेटे के साथ विदेश जा रही थी। इस पर अम्मा फुट फुट कर रोने लगती है और बहुत पूछने के बाद सारी व्यवधान सारी समस्या उसे बता देती है। फिर क्या था, उस गांव का आदमी बोलता है, अम्मा कोई बात नहीं है, आप अभी तक अपने ही घर में रहिए, और जहाँ तक इस घर की बिकने की बात है तो आप मुझे किराया देते रहिएगा। अम्मा उस पर बोले कि मैं किराया कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो अब कोई 1 रुपया भी नहीं है। मेरा बेटा तो सारा का सारा पैसा गहना सब तो लेकर भाग गया, बस जो अनाज घर में बचे हुए हैं बस वही है, उससे ही कुछ दिन गुजारा कर लूँगा। इस पर वह बोलता है, अम्मा आप मोतीचूर के लड्डू तो बहुत अच्छे बनाती है, आपके पास तो कुछ सामान भी उसके पड़े होंगे। इस पर बोलती है, हाँ मेरे पास तो सामान बहुत सारे पड़े हैं, तो अम्मा आप उसी मोतीचूर के लड्डू बनाइए और मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद करवा कर भिजवा दूंगा, जिससे आपके पास पैसे आएंगे और आप उन पैसों से फिर से लेकर और भी ज़्यादा बनाइएगा, जिससे आपका इसका रोजगार हो जाएगा और आप इससे मुझे किराया भी दे दीजिएगा और अपना भी घर चला पाइएगा। अम्मा भी बहुत खुश हो जाती है। फिर क्या था, उसी रोजगार को सिलसिले को बढ़ाती है और बढ़ते बढ़ते वह रोजगार बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे वह किराया तो दे ही रही थी हर महीने और कुछ पैसे जमा करके वो अपना खुद का घर भी छुड़वा लेती है। और धीरे धीरे उनका इतना रोजगार हो जाता है कि गांव के ही अन्य गरीब महिलाओं को और बूढ़े बुजुर्गों को वह अपने रोजगार में अपना ये स्थापित कर लेती है, मिला लेती है, जिससे उनका रोजगार और भी बढ़ जाता है। शहर के आसपास गाँवों में भी इनकी चर्चाएं होने लगती है। और पता नहीं एक दिन उसके बेटे के पास भी यह खबर पहुंचता है। जब बेटे के पास खबर पहुंचता है तो बेटे फिर धन के लालच में अम्मा के पास आता है और बोलता है, माँ मैं तो बहुत गरीब हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं उस समय तुम्हारा सारा पैसा धन दौलत लेकर भाग गया, मुझे अपना लो, तुम ये बिजनेस करो, मैं पैसा काउंटिंग करोगी। लेकिन चंपा बिल्कुल भी अपने बेटे रवि को नहीं पहचानी। बोली कि मेरा बेटा उसी दिन मर गया था जिस दिन मुझे इस प्रकार से हवाई अड्डे पर छोड़कर चला गया, मेरा सारा धन पैसा। उस समय उसे मोह नहीं आया कि मेरी माँ किस प्रकार से जिंदा रहेगी, और आज फिर से पैसे देखकर गिरगिट का रंग बदल के आ गया है। लात मारकर भगा दिया। बेटा भी समझ चुका था कि अब माँ मुझे अब अपनाने वाली नहीं है, इसलिए वह चुपचाप चला गया और चंपा की जिंदगी इसी प्रकार से धीरे धीरे चलने लगी। वह बहुत ही अच्छे से अपना हंसी खुशी जिंदगी बिता रही थी और लास्ट में जाते जाते जितने भी धन दौलत थे वह सब वृद्धाश्रम के नाम कर दी, और जाते जाते वृद्धाश्रम के नाम ही उस वे लड्डू जो बनाती थी उसका विधि भी बता दी कि अन्य बेरोजगार औरतें उसको बनाकर अपना काम चलाए। और महिलाएं जो गांव की थी वो उसके चंपा के बेरोजगार होने के बाद जो उसकी मदद की थी, चंपा उसको अपना कारोबार सौंप के भगवान की प्यारी हो गई। तो दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर सचमुच दिल को भा गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।